जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास 174, जो आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। तो आज की इस वीडियो में, जैसे कि आप सभी को पता है, हम इम्पोर्टेंट यूनिट्स जो कवर करते आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने 4-5 यूनिट ऑलरेडी कवर किए हैं, और जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हैं या असाइनमेंट से संबंध रखते हैं, उनको भी हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो ज़रूर से उसको वीडियो को, उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, इस वीडियो में यहाँ पर एक नया यूनिट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जो कि ब्लॉक 2 का लास्ट यूनिट है। इसके बाद हम आगे की बातचीत रखेंगे। एग्ज़ाम से पहले पूरी कोशिश करूँगा कि सभी जो महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं उसको कंप्लीट करा दूँ। यहाँ पर ब्लॉक 2 का फाइनल यूनिट हम कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों को लिया गया है जो सिर्फ महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये यूनिट काफ़ी लेंदी है, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर लाया गया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आगे की बातचीत है। चलिए देखिए, जो यूनिट 2 है आपका, वो है ब्लॉक 2 का जो यूनिट 7 है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच परस्पर संबंध, जिसमें आप विभेदित जिम्मेदारियों का केस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। यानी कि समस्या एक है और ज़िम्मेदारी सबको लेनी है, लेकिन अलग अलग लेनी है। तो इस तरह की बातचीत इसमें है। यहाँ पर थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है जो हमने पढ़नी है। तो हम यहाँ पर विकास और सततता की अवधारणा को जानेंगे, विकास की अवधारणा को जानेंगे, सततता की अवधारणा को जानेंगे। उसके बाद हम जलवायु परिवर्तन के अर्थ और प्रभाव को देखेंगे, सामूहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत, जो कि आपने ऊपर टाइटल में भी देखा इस इकाई के, इसको देखेंगे। और विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच परस्पर संबंधों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ ये सिर्फ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा हम शब्दावली पर भी फोकस्ड करेंगे, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते और सिर्फ उन पर टिप्पणी करने के लिए बहुत सी बार आ जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है चीज़ें। चलिए यहाँ पर इस वीडियो को, इस यूनिट को स्टार्ट कर लेते हैं। उद्देश्य, प्रस्तावना वगैरह हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। चलिए यहाँ से हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा यूनिट है, वो एक्चुअल में स्टार्ट है। विकास की अवधारणा। यहाँ पर विकास और सततता की कंप्लीट अवधारणा देखेंगे। तो विकास की अवधारणा देखिए क्या है। विकास के कई तत्व हैं और उन्हें परिभाषित करना कठिन है। देखिए, विकास सिर्फ किसी एक क्षेत्र में विकास नहीं होता। विकास होता है चहुर्मुखी, यानी चारों दिशाओं में। एक तरीके से कहिएगा, सभी क्षेत्रों में विकास को ही एक्चुअल विकास पुकारा जाता है, बोला जाता है। तो इसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती, एक ऐसी परिभाषा नहीं हो सकती जो सभी क्षेत्रों को अपने दायरे में ला सके। इसे लक्ष्यों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में, आर्थिक और मानव विकास के संदर्भ में देखा जा सकता है। और विकास का जो अर्थ है, मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, जैसे कि गरीबी, असमानता, इन सभी चीज़ों, जैसे बेरोजगारी, इन सब को कम करना, जीवन स्तर को बढ़ाना, जो लाइफस्टाइल है मनुष्य को उसको सुधारना, शिक्षा हर एक तक पहुँच हो, और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना, जीवन प्रत्याशा दर जो है उसको बढ़ाना, और साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकल्पों का विस्तार करना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन सभी को मुहैया कराना ही, इन सभी को अवेलेबल कराना और इन सब का विकास करना, इन सब को बढ़ावा देना ही विकास का अर्थ कहलाता है। हम विकास से इसको देखते हैं जोड़कर। विकास का तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया है कि विकास जो है चहुर्मुखी होना चाहिए, यानी आर्थिक क्षेत्र में भी हो, सामाजिक क्षेत्र में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, अवधारणाएं हैं पुरानी, जो विकास के लिए बाधाएं उत्पन्न करती हैं, उनमें बदलाव। ठीक है, इसी तरीके से आर्थिक स्थिति को सुधारना, उसमें बदलाव। और इसी तरह राजनीतिक जो अवधारणा है, विचारधारा है, उसको सुधारते हुए विकास को चहुर्मुखी विकास करना ही एक एक्चुअल विकास कहलाता है।
विकास का जो संबंध है वो निरंतर और अपरिवर्तनीय आर्थिक विकास से है, जिसका वर्णन प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से वृद्धि और किसी दिए गए देश के कुछ संरचनात्मक और सामाजिक परिवर्तन के साथ मात्रात्मक मामलों में होगा। यानी देखिए, विकास को बहुत सी बार आंकड़ों के रूप में भी देखा जाता है कि किस देश की कितनी जीडीपी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो इन चीज़ों के भी बारे में जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल और सही विकास है वो चहुर्मुखी होना चाहिए। हर एक क्षेत्र में, हर एक जो पहलू है जीवन का, उससे संबंधित हर एक पहलू पर विकास होना चाहिए। किसी एक क्षेत्र में विकास को विकास नहीं कह सकते हम, वो अधूरा विकास होगा। विकास का आर्थिक विकास पर्याय नहीं है। विकास व आर्थिक विकास पर्याय नहीं, एक दूसरे की तरह नहीं है, एक दूसरे से समान नहीं है। विकास राष्ट्रीय आय में वृद्धि और एकल दिशा स्वरूप से संबंधित है। विकास मनुष्यों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है, जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा, तो जीवन स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है उसको बढ़ावा देता है, उसको बढ़ाता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है और उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। और यह आवश्यक नहीं है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी जो है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में वृद्धि हो। विकास की जो कल्पना है वो बहुआयामी है, जैसे कि हमने ऊपर बात की, और यही बातचीत है इसमें। चलिए, राष्ट्रीय यहाँ पर इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें थी मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। महत्वपूर्ण रूप से आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। हाँ, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि विकास और आर्थिक विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है, लेकिन जो जो आर्थिक विकास है वो विकास का ही एक पहलू है, घटक है। ठीक है। विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में मौलिक जीवन निर्वाह योग्य वस्तुएं, जैसे भोजन हुआ, आश्रय हुआ यानी रहने के लिए स्थान, घर, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि की उपलब्ध या मनुष्य की सुरक्षाएं, और इन सभी की उपलब्धता और वितरण में वृद्धि करना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उच्च स्तर की आय, अधिक रोजगार, बेहतर शिक्षा आदि में वृद्धि करना, और व्यक्तियों और राष्ट्र के लिए उपलब्ध आर्थिक और सामाजिक विकल्पों की सीमा का विस्तार करना शामिल है। तो विकास कार्यों में ये सब चीज़ें होती हैं। विकास अगर करना है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विकास की ये सभी पहलू हैं जहाँ पर काम करना ज़रूरी होता है, विकास उसी को माना जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। विकासशील देशों में लगभग जनसंख्या का आधा भाग यानी 48% अभी भी गरीबी में है, यानी कि वे प्रतिदिन $2 यानी $2 आज की तुलना में अगर बात की जाए तो 80 रुपये का आप $1 मान लीजिए, यानी प्रतिदिन सिर्फ 160 यानी 160 रुपये उनको मिलते हैं या कमा पाते हैं। अगर उसकी डेली की आय निकाली जाए गरीबों की, तो वह प्रतिदिन $2 से कम, या इस देखिए यहाँ पर इससे भी कम बातचीत की गई। तो आप समझ सकते हैं 160 रुपये में आज के समय में, इतनी महंगाई के दौर में क्या हो सकता है। तो गरीबी ज़्यादा इतनी बढ़ गई है विकासशील देशों में, और लगभग 1/4 यानी 1.6 बिलियन लोगों के लिए 1.6 बिलियन लोगों के पास बिजली नहीं है। तो आप देख सकते हैं इतनी मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इतने देश आगे चले गए हैं, हम नई नई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का, नए नए उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज भी भारत की अगर खुद की बात की जाए, ज़्यादा दूर ना जा जाए, तो भारत, ये विश्व स्तर पर बात हो रही है, 1.6 जो बिलियन बात की गई है वो विश्व स्तर पर है। लेकिन अगर भारत की भी बात की जाए तो भारत में भी बहुत से ऐसे राज्य हैं, बहुत से ऐसे शहर तो नहीं कहूँगा मैं, गांव की बात अगर की जाए तो इसमें अच्छा होगा। बहुत से ऐसी बस्तियां हैं, गांव हैं जहां पर आज भी बिजली की पहुंच नहीं है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं जहां हम इतनी प्रौद्योगिकी और इतना अपने आप को जो है आधुनिक समझते हैं, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो बिना बिजली के जीवन यापन कर रहे हैं। स्वच्छ पानी की उन तक पहुंच नहीं है। लगभग 10 मिलियन के करीब बच्चे अभी भी श्वसन संक्रमण यानी सांस की बीमारियों से, खसरा और दस्त आदि जैसी जो आम बीमारियां हैं जो ठीक हो सकती हैं, उनसे हर वर्ष मर जाते हैं। तो हम ये चीज़ें देख सकते हैं, मेडिसिन या सही इलाज उनको नहीं मिल पा रहा। विकासशील देशों में अधिक जनसंख्या ने पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव डाल दिया है। जो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है विकासशील देशों में, उसने उनके जो दबाव, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, यानी जो जैसे कि फसल है, जो खाद है, खाद
खाद्य पदार्थ हैं उन पर दबाव डाल रहे हैं, साथ ही जो पानी है, जो खाने योग्य चीज़ें हैं, उन सभी पर दबाव डाला जा रहा है। साथ ही जो कचरे का उत्पादन है वो भी जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो कचरा भी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा। तो ऐसे में सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ती जा रही है भूमि के लिए, क्योंकि जब व्यक्ति ज़्यादा होंगे, जनसंख्या ज़्यादा होती चली जाएगी, तो ऐसे में भूमि की कमी होगी। ठीक है। अब जो है आपने भी देखा होगा धीरे धीरे जो उपजाऊ भूमि है उसको, जो उसका शहरीकरण जब होता है, शहर का जब विस्तार होता है, तो जो उपजाऊ भूमि होती है, खेत की भूमि होती है, उसको ख़त्म कर कर प्लॉटों में बांट दिया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पर बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये सभी समस्याओं के कारण बनते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सततता की अवधारणा। अभी हमने जाना विकास की अवधारणा और हमने जाना विकास में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, किस तरीके से विकास होना चाहिए। हमने जाना चहुर्मुखी और बहुआयामी विकास ही एक्चुअल में विकास कहलाता है और किन किन क्षेत्रों में विकास करना चाहिए। हमने विभिन्न देशों की स्थिति के बारे में जाना, विकासशील देशों की स्थिति के बारे में जाना। अब देखते हैं सततता की अवधारणा। देखिए, सततता की अवधारणा में यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एक्चुअल में स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। सततता की अवधारणा किसी वस्तु की स्थिति या गुणवत्ता है जो किसी अन्य वस्तु को बनाए रख सकती है, उसकी रक्षा कर सकती है, वह उसे पोषित और संरक्षित कर सकती है। यहाँ से आप देखिए सतत विकास जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को बनाए रखना यानी कि उसको बचाए रखना एक तरीके से, क्योंकि सततता का मतलब ही ये है किसी भी चीज़ को ख़त्म होने से बचाए रखना। ठीक है। तो यहीं पर यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है। सततता का मतलब है किसी चीज़ को संरक्षण देना, उसको बचाए रखना, उसके ख़त्म न होने की पूरी कोशिश करना। ठीक है। इस तरीके की चीज़ों को बोलते हैं सततता। इस इकाई के संदर्भ में सततता मानव पर्यावरणीय प्रणाली की गुणवत्ता को प्रस्तुत करती है। एक प्रणाली को के स्तर या गुणवत्ता को निर्धारित करने या मापने के लिए सततता को एक मात्रात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी इस तरह की चीज़ों को मापने के लिए सततता को मात्रात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, इसमें जिसमें अच्छे से चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, फिर उनका जो है मूल्यांकन और फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये मापक संकेत और सूचकांक की आवश्यकता हो सकती है। ये माप संकेतक और सूचकांक के माध्यम से और अन्य साधनों के बीच किए जा सकते हैं। आई होप कि चीज़ें आप तक आसानी से पहुंच रही हों और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो पहुंच रहा हो। तो अभी तक हमने दो चीज़ें जानी, सततता की अवधारणा और विकास की अवधारणा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। पारिस्थितिकी पदचिह्न सततता का माप है, यानी सततता को अगर मापना है तो पारिस्थितिकी पदचिह्न को मापना होगा। देखिए, पारिस्थितिकी पदचिह्न हम नीचे इसमें डिटेल में इसका परिभाषा दी गई है अच्छे से, जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा आगे। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं इसमें। यह एक व्यक्ति, शहर या राष्ट्र द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों को प्रदान करने के लिए आवश्यक भौतिक क्षेत्र का माप है। ठीक है। यह मान्यता के आधार पर सततता का माप है जब संसाधनों का उपयोग उसके उत्पादन की अपेक्षा अधिक किया जाता है तो संसाधन तेज़ी से समाप्त होते हैं। तो देखिए, ये तो बेसिक बात है, ये आप सभी को पता है। जब किसी भी संसाधन को, जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ेगी या संसाधन का ज़्यादा हम ह्रास करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे में वो कभी न कभी ख़त्म होगा, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो ऐसे संसाधन हैं जिन्हें जो दोबारा बनाने में करोड़ों करोड़ों साल लग जाते हैं और करोड़ों साल में वो तैयार होकर हम तक पहुँचे हैं। तो ऐसे में अगर हम उनका लगातार इस्तेमाल करते रहे तो जो उनकी बनने की, उत्पादन की स्पीड है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड हमारे खपत करने की, उसको ख़त्म करने की है। तो ऐसे में कभी न कभी आने वाले टाइम में जल्द ही वो सभी संसाधन समाप्त हो जाएंगे और हमारी अगली पीढ़ियों, अगले जनरेशन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है। तो ये चीज़ें सतत विकास से संबंधित हैं। जो सतत विकास की अवधारणा है उन चीज़ों को, इन संसाधनों को संरक्षण प्रदान करती है और कोशिश इसमें ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन संसाधनों को बचाए रखें, इनकी वैकल्पिक चीज़ों को ढूंढा जाए और इनको जो है इनको जो है सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि है समानांतर संदर्भ भी प्राप्त की जो सततता है उसके प्रकार बताए गए हैं। तो पर्यावरणीय सततता है, आर्थिक सततता है, सामाजिक सततता है। इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इसके बारे में इसको याद कर लीजिए। पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक सततता, तो इसका आप लिख सकते हैं अगर आता है।
उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है इसमें, जलवायु परिवर्तन, अर्थ और प्रभाव। देखिए मैं इसको कम पढ़ूंगा और समझाने की ज़्यादा कोशिश करूंगा, क्योंकि चीज़ें जब आप तक सही से अच्छे से समझ में आएंगी तभी आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन जो है उसके अर्थ को देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए थोड़ा सा मैं इसमें पढ़कर बताऊंगा आपको। पृथ्वी के, एक मिनट, देखिए पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभाव मानव आदि की एक सामान्य चिंता है। मानव जाति की एक सामान्य चिंता है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी वैश्विक चुनौती है। जलवायु परिवर्तन 1970 से 80 के दशक के बाद से वैश्विक वार्षिक औसत तापमान में तेजी के रुझान से वैश्विक मुद्दे के रूप में सामने आया। मानव गतिविधियों ने जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन यह परिवर्तन पहले की तुलना में कहीं अधिक और तीव्र खतरनाक। देखिए बस इतना थोड़ा सा हिंट चाहिए था जिससे आपको थोड़ा सा किताबी भाषा में भी समझाया जा सके। देखिए जलवायु परिवर्तन एक बहुत और अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और चिंता का विषय है, जो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक विषय है, जिस पर मनुष्य को ध्यान से अगर नहीं सोचा गया मनुष्य के द्वारा तो ऐसे में स्थितियां ख़राब हो सकती हैं और पृथ्वी का जो भविष्य है वो अंधकार में जा सकता है। लेकिन देखिए जलवायु परिवर्तन सबसे पहले होता क्या है, अर्थ इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो जलवायु परिवर्तन होता है जलवायु में परिवर्तन। देखिए जलवायु परिवर्तन एक तो होता है, देखिए क्षेत्रीय मौसम होता है एक तो, जैसे कि जो मौसम है वो हर मिनट, हर घंटे और हफ्ते या दिन के हिसाब से बदला जा सकता है, बदलता भी है। ठीक है, अभी आप सुबह देखोगे तो धूप निकली हुई है 11 बजे 10 बजे, और कुछ ही टाइम बाद अब आप देखते हो कि मौसम जो है बारिश का हो चुका है। तो ये मौसमी बदलाव है। लेकिन जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु का बदलाव है, वो कई कई दशकों में बदलता है और उसके बदलने से इस पृथ्वी के जो वातावरण है और पृथ्वी का जो तापमान है उस पर कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव पड़ता है। देखिए जलवायु परिवर्तन का मतलब है जलवायु की अस्थिरता, यानी जिस क्षेत्र में वर्षा होनी थी वहाँ पर वर्षा नहीं होगी या कम होगी या समय पर नहीं होगी, ऐसी घटनाएं होना। जहाँ पर सर्दी होनी थी वहाँ पर सर्दी कम होगी या नहीं होगी या ज़्यादा होगी। जहाँ पर कम होती थी वहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ ज़्यादा होती थी वहाँ कम होगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल इसमें देना चाहूँगा। आपने आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले आपने अपने बचपन में देखा होगा कि सर्दियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा पड़ती थी। ठीक है, कोहरा भी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा पड़ता था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती थी, मोटी मोटी रजाइयाँ लोग ओढ़ते थे और जैकेट वगैरह ज़्यादा पहनते थे, मोटी मोटी। लेकिन आज के समय में अगर आप देखोगे तो दिसंबर के महीने में भी इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं की जा सकती, और जो कोहरा है उसका तो नामो निशान अब ख़त्म ही हो गया है। लगभग ना के बराबर कोहरा पड़ता है, और पूरे जो सर्दी का सीज़न है, विंटर सीज़न है जो कम, उसमें सिर्फ हफ्ते भर की थोड़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती पहले के मुकाबले। तो ये क्या है, ये बदलाव है, जलवायु का बदलाव है। जलवायु में बदलाव हुआ है तभी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। जो मेघालय में जिस क्षेत्र में वर्षा होती थी ज़्यादा, अब उस क्षेत्र में इतनी वर्षा नहीं हो रही। और राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा नहीं होती थी और अब वहाँ पर वर्षा हो रही है। हालांकि कम मात्रा में हो रही है, लेकिन जहाँ नहीं होती थी अब वहाँ पर हो रही है, जहाँ होती थी वहाँ कम हो रही है या नहीं हो रही। तो इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो ये घटनाएं परिणाम होती हैं किसका, जलवायु परिवर्तन का। जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो समझ लीजिए कि जलवायु परिवर्तित हो रही है। और जलवायु परिवर्तन जब होता है तो इसका सीधा जो प्रभाव है वो तापमान पर पड़ता है। तापमान में अगर प्रभाव पड़ेगा तो स्थितियां बहुत विकट हो सकती हैं, बहुत गंभीर हो सकती हैं, क्योंकि तापमान जब बढ़ता है, या देखिए बढ़ेगा ही तापमान, क्योंकि जो हम ऐसे जो गैसें हैं हमारे द्वारा उत्पन्न की जा रही हैं वो ऐसी हैं जो तापमान को बढ़ाती हैं। आगे मैं अब इसमें थोड़ा बढ़ना चाहूँगा क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर ऐसे ही समझाता रहा मैं। चलिए, दीर्घकालिक औसत शासन की जलवायु से संबंधित तापमान, तेजी, प्रसार और प्रभावित करने वाले कारकों के विषय, ये सब जलवायु से संबंधित है जो मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप कि आप तक अच्छे से चीज़ें पहुंची होंगी। जलवायु का अर्थ, देखिए जलवायु का अर्थ मैं आपको समझाने में सक्षम हुआ हूँ। जीवन
जीवाश्म ईंधन की खपत में बड़े पैमाने पर कारखाने और बिजली संयंत्रों, मोटर वाहनों और घरों के द्वारा अधिक से अधिक कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाने की वृद्धि के साथ आर्थिक विकास भी हुआ। इसके विशाल कार्ब इससे जो है क्या हुआ, विशाल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। देखिए CO2 जो एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, वो एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके कारण जो तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग है उस हुई है, तापमान में जो वृद्धि है वो हुई है। ये ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा स्रोत है जो पृथ्वी से अपने वायुमंडल में अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड जो होती हैं विकिरण को फंसाकर जलवायु ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। देखिए ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। ये हैं इंफ्रारेड्स, ठीक है, जो हमारे पृथ्वी पर सूरज से आती हैं, ठीक है। तो जो यूवी किरणें, ये हैं यूवी किरणें, ठीक है, यूवी किरणें हैं इस तरह की। कुछ यूवी किरणें अच्छी होती हैं जो आ जाती हैं अंदर, और हमारा जो वातावरण है, जो लेयर है, वो उसको आने देता है क्योंकि वो हमारी त्वचा के लिए अच्छी है। आपने भी सुना होगा धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, तो वो इस तरह की यूवी किरणें हैं जो हमें विटामिन्स देती है और हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसी किरणें हैं जो हानिकारक हैं, तो हमारा वातावरण जो लेयर है पृथ्वी के ऊपर उसको वहीं रोके रखती है। अब जब हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, तो ऐसे में जब ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन करते हैं, ग्रीन हाउस गैसें बताऊंगा मैं कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसों की बातचीत होगी। तो वो क्या करती हैं, जो गर्म जो हम चीज़ें, जो भी गर्माई या जो भी रात जो दिन में सूरज की जो गर्म किरणें हैं वो पृथ्वी के अंदर आती हैं, ठीक है, पृथ्वी के अंदर आती हैं। यहाँ पर मैं पेन बदलूँगा, पृथ्वी के अंदर आती हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाती क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनको यहीं पर उलझाए रखती हैं, जिससे जो तापमान है पूरी पृथ्वी का वो बढ़ने लगता है, ठीक है। देखिए ये होना ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो ये घटना है ये होनी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होगा तो ऐसे में क्या होगा कि देखिए दिन में तापमान गर्म हो जाएगा, और जब रात में सभी पूरी जो ऊष्मा है, गर्म जो चीज़ है, जो गर्म वातावरण है, ऊष्मा है, वो अगर पूरी बाहर चली गई तो पृथ्वी का जो तापमान है अत्यधिक ठंडा हो जाएगा, और ऐसे में बहुत से ऐसे जीव हैं जो ज़्यादा ठंडा नहीं सहन कर सकते, वो मर सकते हैं। तो ऐसे में ये होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर अब इसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ग्रीन हाउस गैसों की जब मात्रा बढ़ेगी तो इसकी भी मात्रा बढ़ेगी, और इसमें सबसे बड़ा योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसों की अगर बातचीत की जाए तो ग्रीन हाउस गैसों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, मीथेन, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, उसके बाद परफ्लोरोकार्बन आता है। इसके अलावा और भी गैसें हैं जैसे कि सल्फ़र के ऑक्साइड हुआ, उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड हुआ NO2, और SO2 जिसे सल्फ़र के ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये कुछ गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनका बहुत ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो जलवायु है उसमें परिवर्तन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है इसके कारण। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मैंने आपको बताया क्या स्थिति होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हमने अर्थ इसका अच्छे से जान लिया है, होप। अब हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो स्थानीय औसत तापमान और चरम सीमा में वृद्धि, भूमि और पानी दोनों। देखिए जलवायु परिवर्तन जानी हमने, उसके बाद हमने ग्रीन हाउस को बढ़ना जाना कि ग्रीन हाउस किस तरीके से बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस जब कैसे बढ़ेंगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी और उसके क्या परिणाम, तो जलवायु परिवर्तन इस तरीके से हो रहा है तो क्योंकि जलवायु का परिवर्तन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो अब देखते हैं इन सब का क्या परिणाम आता है, क्या प्रभाव जो पर्यावरण है उस पर पड़ता है। तो स्थानीय औसत तापमान और चरम सीमा में वृद्धि, भूमि और पानी दोनों। यानी देखिए क्या है, जो भूमि है उसका जो लेवल है पानी का, जब वो ग्लेशियर उसमें पिघलेंगे तो पानी का स्तर बढ़ेगा। वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन, यानी जो वर्षा का मौसम है उसमें परिवर्तन होगा, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, जहाँ नहीं होनी थी वहाँ होगी, जहाँ होनी थी वहाँ नहीं होगी या कम होगी। तो इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी, बड़े तूफान और चक्रवातों की स्थितियाँ बढ़ेंगी और आशंकाएं बढ़ेंगी,
पौधों और पानी की सतहों में से वाष्पीकरण के नुकसान में वृद्धि होगी। ग्लेशियर का पिघलना तो एक बड़ी घटना है जिसके कारण जो तटीय देश हैं, जो टापू वाले देश हैं और तटीय देश जो इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ या भारत के जो तटीय क्षेत्र है, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो पानी अंदर की तरफ आएगा और पानी ऐसे में जब अंदर की तरफ आएगा तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आएगी। निरंतर गंभीर सूखा होगा, बाढ़ आएगी। तूफानों में उच्च हवा से अधिक नुकसान होगा। अलग अलग तरह की बीमारियां होंगी, आवश्यकता से अधिक फसल कैलेंडर, इस तरह की चीज़ें होंगी। गर्मी के लहरें और नए क्षेत्रों में बीमारी का प्रसार फैलेगा। जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो ज़्यादा फैलेंगी। जब गर्मी ज़्यादा होती है, आपको पता है, चीज़ें ज़्यादा सड़ती हैं, खाद्य चीज़ें, जो खाने पीने की चीज़ें वो जल्दी सड़ेंगी। ऐसे में खाद्य का जो भंडारण है हम कर कर रखते हैं वो चीज़ें सड़ जाएंगी और खाने के लिए खाद्य सुरक्षा हमारे पास नहीं रहेगी। पीने की पानी की जो मांग है वो उसकी उपलब्धता बढ़ेगी और कहीं ना कहीं पीने के पानी की भी कमी होगी। तो इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी जब इसका प्रभाव होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, सामूहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां। आई होप कि आप तक चीज़ें अच्छे से पहुंच रही हैं। वीडियो लंबी हो गई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है तो चीज़ें टाइम लगता ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि जब चीज़ें अच्छे से समझाई जाती हैं तो वीडियो में टाइम लगता ही है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला टॉपिक है, सामूहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारी, जो उसका शीर्षक भी था इकाई का। यानी देखिए, इसके बारे में हमने जो रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ 1992 में और स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में, ख़ासकर उसमें इसकी बातचीत की गई थी कि हमें क्या करना चाहिए। जो पेरिस समझौता हुआ ख़ासकर, और जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, वहाँ पर इसकी बातचीत की गई थी, जिसमें क्या किया गया था कि हमें सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए क्या है इसकी बातचीत, देखते हैं इसको पढ़कर। विश्व इतिहास में विश्व इतिहास के किसी भी संकट ने जलवायु परिवर्तन सहित समकालीन वैश्विक पर्यावरणीय संकट के रूप में सरकारों की बढ़ती परस्पर निर्भरता और राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया है। ये राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके कार्यक्षेत्र में विश्वास कर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है कि वैश्विक स्तर पर सरकारें आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मुद्दा है, पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है, सतत विकास से संबंधित मुद्दा है और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा है, ये एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और लेवल जो इसका है वो इंटरनेशनल लेवल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। क्योंकि इससे किसी एक शहर, किसी एक देश पर प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो पूरी दुनिया पर होगा, पूरी दुनिया के बहुत से देशों पर होगा। ऐसे में दुनिया का अस्तित्व, पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। तो मानव जाति का इस पर जो है जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सोचे, इस पर कदम उठाए और जो है इसके समाधान की बारे में चर्चा करे। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारें हैं इसमें भाग लेती हैं, वो जो सीमाएं हैं उनको लांघते हुए आगे बढ़कर इन चीज़ों पर कार्य करती हैं। विश्व की जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के सभी या संपन्न भागों को प्रभावित कर रहे हैं। पर्यावरणीय समस्याओं की जटिल प्रकृति का वर्णन वैज्ञानिक अनिश्चितताओं की महत्वपूर्ण स्थिति से संबंधित है। उनके कारणों, प्रभावों, प्रतिक्रिया और जटिल प्रकृति के सामाजिक मापदंडों के बीच अंतर संबंधों द्वारा किया जाता है। तो ये वही चीज़ें जो मैंने बताई आपको। आज पर्यावरण की समस्याओं को दूर करने के लिए सभी वैश्विक प्रयास सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत द्वारा संचालित हैं। यानी जो आज पर्यावरण की समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए सभी तरह की जो मेन अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा है, वो यही है कि सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी होनी चाहिए। सबके पास अलग अलग जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन सबका लक्ष्य जो है वही होना चाहिए। इस बात का समर्थन करता है कि वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करने के लिए सभी राज्यों को जिम्मेदारियां उठाने की आवश्यकता है। यह स्वीकार करता है कि विकास के उच्च स्तरों और वैश्विक पर्यावरणीय संसाधनों जैसे हवा पानी के घटाव में अधिक योगदान के बीच ऐतिहासिक संबंध। देखिए ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं ऑलरेडी, कि जो वैश्विक स्तर पर देश इसमें भाग लेना चाहते हैं तो ये स्थिति
तभी आई क्योंकि ये एक वैश्विक चिंता का विषय है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को अंदर तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर यही भी बातचीत है। सामूहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के उद्भव को स्टॉकहोम सम्मेलन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इसकी शुरुआत जो है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में की गई थी। इसका समझा जा सकता है कि उसका उद्भव जो हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रथम वास्तविक या ठोस प्रयास है, जिसने पर्यावरण और गरीबी की समस्या पर प्राथमिक लेख उपलब्ध किया, जिसे फोनेक्स रिपोर्ट कहा जाता है। देखिए, इसके द्वारा जो ये सम्मेलन हुआ, इसमें फोनेक्स रिपोर्ट की एक जो है स्थिति सामने आई, जो कि एक अलग फैक्ट है। क्या है फोनेक्स रिपोर्ट? फोनेक्स रिपोर्ट में पर्यावरण और विकास के प्रति अपने दृष्टिकोण में विकासशील औद्योगिक देशों के बीच अंतर को कम करने का प्रयास किया गया। इस अग्रणी दस्तावेज ने, यानी बड़ा जो दस्तावेज है एक तरीके से, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों का मार्गदर्शन कर रहा है, तो इस दस्तावेज ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति राष्ट्रों में विभेदी जिम्मेदारियों को समर्थन दिया है। इसने पर्यावरण की मांगों और गरीब राष्ट्रों के आर्थिक विकास की आवश्यकता को संतुलित करने पर जोर दिया। 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंदर औपचारिक रूप दिए गए। तो ये सब यूएन के द्वारा भी इसमें बहुत जो है योगदान निभाया गया। जैसे UNEDC का जो है पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुआ। फिर 1992 में जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ, उसमें भी इसकी बातचीत की गई थी। तो काफ़ी बड़ा मुद्दा है और एक चिंताजनक मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकसित देशों को नेतृत्व करना होगा। इसमें जो अगर थोड़ा सा सुझाव दिया गया है तो वो ये है कि जो जलवायु परिवर्तन का अगर सामना हमें करना है तो ऐसे में विकसित देशों को सामने आना होगा। विकसित देश जो हैं, जैसे कि USA है, UAE है, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, और जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कुवैत, ओमान, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं सामने आना होगा, क्योंकि जो ज़िम्मेदार हैं वही ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। और औद्योगिक क्रांति के कारण इन्होंने ही पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन हुआ वो इन्हीं देशों के द्वारा हुआ। तो ऐसे में जो भुगतान है वो किसका? विकासशील देश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का अगर हमें सामना करना है, डटकर सामना करना है, तो ऐसे में देशों को, जो अमीर देश हैं, विकसित देश हैं, उनको सामने आना होगा। उदाहरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान है। हालांकि इसमें दुनिया की जो जनसंख्या है उसका केवल 4% भाग है, लेकिन ये वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 25% उत्पादन करता है। देखिए, पूरी दुनिया का सिर्फ जो जनसंख्या है उसका सिर्फ 4% जनसंख्या ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, लेकिन वो लोग 25% जो पूरी दुनिया में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है, पूरी दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है उसका 25% वहीं से निकलता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उनको ही भाग ज़्यादा लेना चाहिए, जिम्मेदारी बड़ी उठानी चाहिए। वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को सीमित करने के लिए एक न्यायसंगत दृष्टिकोण को पहचानना होगा। जैसे कि विकासशील देशों की कानूनी विकास की आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं होती हैं, उनका विकास जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकता है। यह है कि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से समस्या में कम योगदान दिया है। यानी देखिए, इस चीज़ पर भी बल दिया जाना चाहिए कि विकासशील देशों को जिम्मेदारी तो उठानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से अगर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलें तो आगे ज़्यादा से जो समस्या है वो नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि विकासशील देशों ने इसमें योगदान कम निभाया है। समस्या जो बढ़ी है वो विकसित देशों के द्वारा बढ़ी है। तो ऐसे में विकासशील देशों पर ज़्यादा दबाव न डालते हुए विकसित देशों को इसमें आगे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये बातचीत ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो कि इस यूनिट का लास्ट पॉइंट है, जो कि है विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच परस्पर संबंध। तो ये देखिए, चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। विकास हुआ, सततता हुआ। सततता की अवधारणा में हमने सततता को जाना है कि ये चीज़ों को क्या करती है कि बनाए रखना,
इस तरह की जब अवधारणा हमारे सामने आती है तो वो सततता से संबंधित होती है। ठीक है, संसाधनों को बनाए रखना, उनका ह्रास न होना या उनका लिमिटेड मात्रा में सही से उपयोग करना, ये सब चीज़ें आती हैं सततता में। इसके बाद जलवायु परिवर्तन भी हमने पढ़ा, तो इन चीज़ों सभी चीज़ों के बीच परस्पर संबंध क्या है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे इस वाले पॉइंट में। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हमारा जो यूनिट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं थोड़ी सी वीडियो, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन की अवधारणाओं के बीच विविध संबंध विद्यमान हैं। कई देशों में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव सतत विकास को रोक रहा है। देखिए मैंने पीछे जो वीडियो बनाई है, इसी वीडियो में जब मैंने पीछे चीज़ें पढ़ी हैं उसमें थोड़ी स्पीड मुझे लगता है ज़्यादा हो गई है, तो आप उसको धीरे करके देख लीजिएगा या आराम से 2 बार देख लीजिएगा, चीज़ें आप तक समझ में आ जाएंगी। क्योंकि जो मैंने रीडिंग है वो काफ़ी थोड़ी फास्ट की है, लेकिन जो समझाया है वो अच्छे से समझाया है। ठीक है, समझा जो जहाँ पर रोक रोक कर मैंने समझाया है चीज़ों को, वहाँ पर आप समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। रीडिंग आप खुद भी कर सकते हो, उसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ मैंने वही पॉइंट लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और मुझे लगता है, तो रीडिंग आप खुद कर सकते हो। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको समझने की कोशिश कीजिए बीच बीच में। चलिए, कई देशों में ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है वो सतत विकास को रोक रहा है। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमने SDG गोल्स बनाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्राप्ति के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। कौन? ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ तक कि मौजूदा जो विकास है उसके लाभ को भी नष्ट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग। आज वास्तविक चुनौती अन्य सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरणीय प्रदर्शन में नाटकीय रूप से सुधार करना है। यानी वास्तविक चुनौती हमारे सामने ये है कि किस तरीके से पर्यावरणीय जो प्रदर्शन है उसमें सुधार हो। ठीक है, कहीं ना कहीं पर्यावरण की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए, नाटकीय रूप से अगर सुधारा जा सकता है तो इस तरह की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसे हमें जलवायु परिवर्तन को सार्थक रूप से दूर करना है। जिसके लिए हम अगर चाहें तो इसमें हमें जलवायु परिवर्तन पर फोकस करना होगा। तो विकास संबंधित मामलों और जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रतिस्पर्धी मांगों को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन की दोषपूर्णता को कम करने के लिए समाजों का इन संसाधनों की रक्षा के साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों से अधिक उत्पादन को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। पर्यावरणीय सततता महत्वपूर्ण है, यानी पर्यावरण की जो सततता है उसको बनाए रखने की जो अवधारणा है, उसको बचाए रखने की जो अवधारणा है, वो बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। औद्योगिक क्रांति के बाद से ग्रीन हाउस गैसें जो हैं, जो कि पृथ्वी की ऊष्मा को बनाए रखती हैं, उनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। पर्यावरण के बीच संबंधों में को परिवर्तित कर दिया है इसने। दूसरे शब्दों में जलवायु न केवल विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, बल्कि विकास की दिशा में भी पृथ्वी की जलवायु को समान रूप से प्रभावित करती है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे इसमें देखते हैं इसमें क्या है। ये निश्चित है कि पृथ्वी अभूतपूर्व गति, अगर यही चलता रहा और आगे चलकर इस तरह की स्थिति बढ़ी, तो ये जो है निश्चित है कि आगे आने वाले टाइम में जो पृथ्वी की का तापमान है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, विश्व के सबसे गरीब देश भी ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। कई देशों और क्षेत्रों के लिए न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक उपलब्धियां दांव पर हैं। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, बरसात के और पतझड़ के मौसम बदल रहे हैं, जैसे अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। वर्षा लगातार परिवर्तनशील और अप्रत्याशित होती जा रही है, यानी कि जो वर्षा की मात्रा है या वर्षा का जो समय है वो बदलता जा रहा है। कृषि क्षेत्र पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो फसलें हैं उनको ज़रूरत होती है समय की, और एट द टाइम अगर वर्षा नहीं होती, जिस समय उनकी डिमांड होती है, पानी की डिमांड होती है, अगर उस टाइम वर्षा नहीं होती तो ऐसे में कृषि खराब हो सकती है, फसल को नुकसान हो सकता है, फसल कम हो सकती है। तो आप देख सकते हैं जहाँ तक भारत की बात की जाए तो भारत पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत जैसे देश में आज भी 48-50% जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ऐसे में जब वर्षा समय पर नहीं होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, तो ऐसे में स्थितियां तो ख़राब आएंगी, और जब स्थिति ख़राब होती है तो खाद्यान्न संकट,
खाद्य संकट, गरीबी, भुखमरी और सूखा, बाढ़, इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आने को खड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर आप इसके प्रभाव, इसकी चीज़ें देख सकते हैं, इसका संबंध जोड़ सकते हैं इससे। उष्णकटिबंधीय बीमारियाँ उत्तर में फैल रही हैं, क्योंकि देखिए जो बीमारियाँ हैं वो गर्मी में बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो ऐसे में आपने भी सुना होगा जो कोरोना वायरस था वो भी गर्म क्षेत्रों में ज़्यादा फैला। तो स्थितियाँ उधर ही ख़राब होती हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, चीज़ें भी सड़ने लगती हैं, खाद्य पदार्थ हैं वो सड़ने लगते हैं। कबाक उस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो गर्मी में ज़्यादा पनपते हैं, उनको ज़्यादा जो है फैलने का मौका मिलता है गर्मी में। तो इस तरीके से जब पूरा तापमान ही गर्म होगा तो ऐसे में स्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। बड़ी संख्या में लोगों को समुद्र के स्तर में वृद्धि होने से स्थानांतरित होना पड़ रहा है। जो तटीय क्षेत्र में रह रहे हैं उनको जगह छोड़कर जो अंदरूनी क्षेत्र है देश के वहाँ पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में जब स्तर बढ़ता है तो पानी अंदर आता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें अकाल बांग्लादेश में 100 लाख लोग शामिल हैं। साथ ही संपूर्ण राष्ट्र नीचे स्तर वाले द्वीपों जैसे कैरेबियन द्वीप हैं या जो मलेशिया, इंडोनेशिया वाले जो द्वीप देश हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सामूहिक लेकिन विभेदिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के अनुसार विकसित देश अब तक GHG ग्रीन हाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जक रहे हैं, और अब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदारी को स्वीकार करना उनको चाहिए। वैश्विक पर्यावरण पर विकास समाजों ने जो बोझ डाला है उससे महत्वपूर्ण कटौती करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो वैश्विक पर्यावरण पर जो विकसित देश हैं, विकास समाज हैं, उन्होंने जो प्रभाव डाला है, जो दबाव डाला है, उसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसको कम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसको ख़त्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए हमें साझे रूप से सामूहिक जिम्मेदारियां लेनी होंगी, और तभी जाकर इसमें कहीं ना कहीं बदलाव किया जा सकता है। तो आई होप कि आप इस पूरे यूनिट को अच्छे से समझे होंगे। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और महत्वपूर्ण लगी जो कि आपकी शब्दावली है। बस आपकी 2-3 मिनट 5 मिनट और लेना चाहूँगा, फिर आपसे अलविदा होगी। अगले वीडियो में, अगले यूनिट में मिलेंगे। देखिए शब्दावली में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत सी बार आ जाती हैं, क्योंकि टिप्पणी के लिए आ सकता है। अब आपसे टिप्पणी के लिए आ सकता है कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है। देखिए एक उद्यमी जो पर्यावरण के लिए सही काम करना चाहता है उसके लिए कंपनी की कार्बन पदचिह्न की गणना करना उपयोगी है। इसका अर्थ यह है कि सभी व्यावसायिक गतिविधियों में कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन को व्यक्त करना, जो अपने पर्यावरणीय प्रभाव को मापने और सतत व्यवसायिक प्रक्रियाओं को अपनाकर प्रगति की ओर अग्रसर होने का रास्ता दिखाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कार्बन फुटप्रिंट में है, जिसमें चीज़ों को मापा जाता है। जो कार्बन CO2 से संबंधित गैसें हैं उनको मापा जाता है, और उसके बाद फिर उसी हिसाब से विकास, जो सतत विकास है उसको जो है निर्धारित किया जाता है। इसके बाद एक और जो शब्दावली है वो है जलवायु परिवर्तन, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा दी है आपको, इसको मैं नहीं पढ़ूँगा। तो इसमें एक और शब्दावली है विभेदित जिम्मेदारियां। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये स्लाइड जो है ख़त्म हो जाती है। सामूहिक लेकिन विभेदिक जिम्मेदारियों द्वारा पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए विश्व राज्यों को प्रोत्साहित करना होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आई होप कि मैं आपको चीज़ें अच्छे से समझा पा रहा हूँ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम समझाने में है या हमारे जो पढ़ाना का जो स्टाइल है मेरा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं चीज़ें आपको आ रही, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे जो वीडियो बनाने का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन है वो मिलता है। जब चीज़ें अच्छी होती हैं और आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं तो और प्रोत्साहन मिलता है, जिससे वीडियो बनाने का मन करता है। तो ऐसे में आपका प्रोत्साहन ही अभी हमें फ़िलहाल कुछ मोटिवेट कर सकता है। आपकी कमेंट्स हमें मोटिवेट कर सकते हैं। लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। साथ ही अगर आपने इससे पहले जो 5-6 वीडियो ऑलरेडी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई हैं, अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना। और जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं या इससे पहले जो मैंने वीडियो में पढ़ाया है, जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे है, वहाँ पर आप मांग सकते हो इस चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है तो ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ। चलिए गुड बाय।